हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, हम आपको कौटिल्य बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 3 टॉपिक करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान में किए गए कार्य को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, विज्ञान में किए गए कार्य को जो है हम जानते हैं, कार्य W बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन जो है ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य एक कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है, ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत कार्य करता है। जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, बल व विस्थापन का अतिश गुणनफल कार्य कहलाता है। हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, या फिर कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा के, जहां थीटा क्या है? बल व विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले बारे में, तो दोस्तों यदि थीटा का मान 0 है, यदि आपको थीटा का मान 0 है तो विस्थापन बल की दिशा में होता है, मतलब कार्य कैसा होता है? हमारा धनात्मक होता है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो विस्थापन बल के लंबवत होता है और किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। यदि थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है और किया कार्य कैसा होता है? उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? एफ टी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे हम कॉस 0 रखेंगे और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। उसी प्रकार थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। उसी प्रकार थीटा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री की मान क्या होता है? -1 होता है। तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कौन पूछ लेता है? कौन कैसे पूछ लेता है? किए गए कार्य के संबंध में ऋणात्मक कार्य के बारे में बताइए कि कौन सा कोण या एंगल उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आपको ये कोण भी याद रखना है, एंगल भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यह हमसे पूछा है। और जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, यहां हमसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, हमसे ये नहीं पूछा है वस्तु पर किया गया कार्य। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा कि पूछा क्या है। नहीं तो क्या करेंगे आप? डायरेक्टली वस्तु पर किया गया कार्य निकालेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको यदि पता नहीं है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में भी आ सकता है जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पूछे तो। ठीक है, अब दोस्तों एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो क्षैतिज रेखा के अनुदिश एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया इसको जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? हम एक चीज जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। एफ डी कॉस थीटा के सभी को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको बल का मान तो नहीं दिया गया है और ना ही हमको विस्थापन दिया गया है।
बल का मान भी नहीं दिया गया है और ना ही हमको विस्थापन दिया गया है। तो जब हमको बल का मान नहीं दिया गया है, विस्थापन नहीं दिया गया है, लेकिन हमको एक चीज दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान कितना, 10। तो क्या यहाँ से मैं बल का मान निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, बल F बराबर होता है क्या, m इंटू जी के। m इंटू जी के होता है कि नहीं होता है? m इंटू ए ले लीजिए, त्वरण ही होता है, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है तो m इंटू जी लिख लूं मैं। तो दोस्तों हम जानते हैं जब m का मान हमको 50 दिया गया है, g का मान हमको 10 दिया गया है, तो हमारा बल कितना होगा, 500 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? कितना होगा, 500 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? अब हमारा बल 500 न्यूटन है और ये हमसे बोला है कि क्षैतिज रेखा के अनुदिश, क्षैतिज रेखा के अनुदिश मतलब ये जो बल है ना, ये क्षैतिज रेखा के अनुदिश मतलब लंबवत लग रहा है। कैसा लग रहा है? लंबवत लग रहा है। और हमने अभी बताया था आपको कि जब बल लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि cos 90 यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, शून्य होगा किया गया कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से ऊर्जा का कौन सा रूप कहा जाता है? दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त रूप को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे हम? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गतिज व स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है ये ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा की श्रेणी में आती है। कौन सी ऊर्जा की? यांत्रिक ऊर्जा की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु की गति या स्थिति या दोनों के कारण उसमें संचित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। अब बोला है गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे। जब ऊपर की ओर फेंकेंगे, मान लेते हैं हमारा क्षैतिज तल है, अब गेंद को हमने फेंका ऊपर की ओर, तो देखिए कितने एंगल का कम कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों ये हमने फेंका ऊपर की ओर बल, ऊपर हमने गेंद फेंका, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो तो नीचे की ओर कार्य करता है और गेंद जा रही है हमारी ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना भैया। ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि गेंद हमने ऊपर फेंका और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, जब गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो उसका विस्थापन ऊपर की ओर होगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे की ओर होती है। अतः बल व विस्थापन में 180 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, देखिए ये गेंद हमने फेंके, ये हमने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गेंद, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का मान कितना है, 6, और विस्थापन कितना है, 2। तो बल कार्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, 12 जूल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है, तो अभी हमने बताया किसका, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरातल से 8 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको लेना है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है mgh के। क्या होता है, mgh। m का मान कितना है, 5 है। g का मान कितना है, तो इसको 98/10 कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू h का मान कितना है, h हमको दिया गया है 8। तो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट देता हूँ, 2 चौके 8, 98 इंटू 4, 4 8 है 32, लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है? अब गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो गति कर रही होती है, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है वही गतिज ऊर्जा है। एक मेज पर रखी हुई किताब, ये तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक विस्तारित रबर बैंड, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक गतिमान पत्थर, हाँ ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक संपीड़ित स्प्रिंग भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊर्जा निकालना है, मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 10 है। g का मान कितना है? 98, 9.8 है तो 98/10 कर लेता हूं मैं इसको। h का मान कितना है? 5 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, 98 × 5 करेंगे। 5 8 40 की शून्य हासिल का है 4, 5 9 45 और 4 49, तो 490 जूल जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। जैसे चलती हुई कार हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, ये किसके उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। और बात करें स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तो जिस ऊर्जा को कोई वस्तु अपने स्थान, स्थिति या आकृति के कारण संचित किए कर रहती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे संपीड़ित स्प्रिंग हो गया, खिंचा हुआ धनुष हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। बात करें प्रकाश ऊर्जा के बारे में दोस्तों, तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जिसका अर्थ है कि यह तरंगों के रूप में यात्रा करता है और इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, बिजली के बल्ब हो गए, ये सब क्या है? प्रकाश ऊर्जा के उदाहरण है। उसी प्रकार उष्मीय ऊर्जा की बात करें तो उष्मा ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। जैसे पानी गर्म करना, भौतिक परिवर्तन, भोजन का पाचन, ये सभी क्या है? उष्मीय ऊर्जा के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यह हमसे पूछा है। दोस्तों m द्रव्यमान की वस्तु है जिसे वस्तु जैसे कहां से गिराया जाता है? h ऊंचाई से गिराया जाता है, मुक्त रूप से उसको गिराया जा रहा है। वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों मान लेते हैं ये m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसे h ऊंचाई से, मतलब यहाँ से कोई ऊंचाई से उसको गिराया जा रहा है। अब वस्तु जैसे गिरेगी तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों जैसी ही वस्तु गिरेगी तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ तो स्थितिज ऊर्जा अधिक है, लेकिन जैसी ये गिरेगी तो गतिज ऊर्जा क्या, उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और लेकिन स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस क्रिया में वैज्ञानिक कार्य शामिल है? दोस्तों वैज्ञानिक कार्य क्या होता है? सिर पर भारी लोड रखकर गतिहीन खड़े रहना? नहीं, ये तो वैज्ञानिक कार्य नहीं है। कार्य क्या होता है? जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, बिना विस्थापन के कार्य तो हो नहीं सकता। अब सिर पर भारी लोड रखकर गतिहीन खड़े रहना, मतलब वो भारी लोड को तो अपने सर के ऊपर रखा है ना दोस्तों, सर के ऊपर रखा है, मतलब कोई कार्य तो किया ही नहीं जा रहा है। सीढ़ियां चढ़ना, हाँ सीढ़ियां चढ़ना मतलब सीढ़ी चढ़ेंगे तो विस्थापन होगा आपका, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, तीसरी सीढ़ी चढ़े आप, तो कहाँ इसमें आपका विस्थापन हो रहा है। तो बिल्कुल बात है, सीढ़ियां चढ़ना जो है वैज्ञानिक कार्य में शामिल होगा। फिल्म देखना, अब फिल्म देखने में कोई कार्य, आप तो एक जगह बैठे हुए हैं, कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक है, मित्रों से बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना, अरे मित्रों से बातचीत करोगे तो क्या इसमें कोई कार्य होगा क्या? कार्य तो क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप कार्य कर पाएंगे। यहाँ तो विस्थापन हो नहीं रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, सीढ़ियां चढ़ना। भौतिकी में कार्य तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और उस बल के कारण वस्तु की दिशा में क्या हो? विस्थापन हो। सिर पर भारी लोड रखकर गतिहीन खड़े रहने में बल लगाया जा रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्रिया में कोई वैज्ञानिक कार्य शामिल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार बात करें सीढ़ियां चढ़ने में, तो जब तो सीढ़ियां चढ़ेंगे तो शरीर ऊपर की दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बल लगाया जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक कार्य हो रहा है। फिल्म देखने की बात करें तो कोई बल या विस्थापन शामिल नहीं है, इसलिए यह कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं है। मित्रों से बातचीत करना, यह मानसिक क्रिया है, भौतिक रूप से कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डैश के बराबर होती है। दोस्तों किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, ये किसके बराबर होती है? तो ये होती है अंतरित ऊर्जा के बराबर। किसके? अंतरित ऊर्जा के बराबर। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण निहित होती है। जैसे कि ऊंचाई पर रखी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किसी अन्य रूप जैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अतः स्थितिज ऊर्जा को हम अंतरित, कन्वर्टेड या ट्रांसफर्ड ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? दोस्तों चाल में परिवर्तन की बात करें तो यह गतिज ऊर्जा से संबंधित है, स्थितिज ऊर्जा से नहीं। ऊर्जा ह्रास की बात करें तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार आपको पता ही होगा। और वेग में परिवर्तन की बात करें तो यह भी गतिज ऊर्जा से संबंधित है, ना कि स्थितिज ऊर्जा से। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बिल्ली को कितनी तेज दौड़ना चाहिए जिससे कि उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाए, ये हमसे बोला है। अच्छा, गतिज ऊर्जा बोला है 120 जूल हो जाए, तो हम गतिज ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ये होता है 1/2 mv² के। m1/2 mv², सभी को पता होगा इस बारे में। अब गतिज ऊर्जा 120 हो गई है तो 120 गतिज ऊर्जा हो गई। 1/2 द्रव्यमान का मान कितना है? 15 किलोग्राम है। और वेग हमको निकालना है, वेग ही तो हमको निकालना है, v²। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 15 8 120, 8 का इसका मल्टीप्लाई होगा 8 दूनी 16, तो v² बराबर किसके आ गया? 16 के आ गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। तो जो उसकी गति होगी उसे कितना तेज दौड़ना चाहिए? 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसको दौड़ना होगा, तब वो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली तथा 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m का मान कितना है दोस्तों? m का मान है 25 और v², तो v का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो 50 जूल जो होगा उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक द्रव्यमान m वेग v से गतिमान है और इसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², 1/2 mv² होता है, सभी को पता होगा। अब बोला है एक द्रव्यमान m वेग v से गतिमान है और इसकी गतिज ऊर्जा k है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा k है, तो यही गतिज ऊर्जा k मान लेते हैं, ये बराबर 1/2 mv²। अब बोला है यदि वेग दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, वेग दोगुना करते हैं, तो वेग दोगुना करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर होगा 1/2 mv², मतलब 2 दोगुना कर दिया, 2v² मतलब 4v², 4v²। अब एक चीज बताइए, इसको हम k डेस मान लेते हैं। ये होगा k डेस बराबर 1/2 mv² होगा, और ये 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये mv² 4 होगा, 2 से काट, सॉरी 2 से नहीं काटते, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 mv² क्या है? ये तो k है। 1/2 mv² क्या है? k है। तो इसकी जगह पे मैं k रख दूं तो k डेज बराबर क्या हो जाएगा? 4k होगा कि नहीं होगा? 4k होगा कि नहीं होगा? तो जब वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुना होगी कि नहीं होगी? तो 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है वो वेग स्क्वायर के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना, तो 4k आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदाहरण की बात करें, एक पेंडुलम की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। जब हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुली 10 किलोग्राम की वस्तु धरातल से उठाकर 2.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हमसे पूछा है कार्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे कार्य पूछा है और हमसे किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान का मान दिया गया है, ऊंचाई दी गई है,
जी का मान दिया गया है, तो जो कार्य होगा ना वो एम जी एच के बराबर होगा। कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एम जी एच होगा, ये होगा। ठीक है, एम का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 10 है, जी का मान कितना है 10 है, और ऊंचाई कितनी है 2.5 है, तो 25/10 कर लेता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत। तो ये 10 से 10 कर जाएगा, 25 दहम 250, तो 250 जूल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इस प्रकार से कर सकते थे। अब दोस्तों एक चीज और ये याद रखिए, कार्य जो है हम जब कार्य निकालेंगे तो उसका जब मात्रक है वो जूल लिखेंगे, तो थोड़ा तो आपको ये भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अब जब हमको पता है कि हमारा आंसर जूल में आएगा, तो ये 250 न्यूटन का इसका क्या काम है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, पहला ऑप्शन। कई बार होता है कि चारों ऑप्शन के जो मात्रक होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। तो हमको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पे भी नजर रखना है कि ऑप्शन में दिया क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे जूल की जगह कुलाम दिया होता, हो सकता है यहाँ पे जूल की जगह पे एम्पियर दिया होता। अब देखिए अगर ऐसा दिया होता तो हम डायरेक्टली इन तीनों को एलिमिनेट कर लेते और डायरेक्टली 250 जूल के आगे बढ़ जाते। ऐसा आया है दोस्तों क्वेश्चन, आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन एलएपी में पूछा गया है जिसमें चारों के मात्रक अलग अलग है, हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो मात्रक भी आपको याद होना जरूरी है कि कार्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विशाल चट्टान को धकेलने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जाने पर भी वह हिल नहीं रही है, तो इस स्थिति में किए गए कार्य के संबंध में क्या कहा जा सकता है। दोस्तों यदि कोई विशाल चट्टान है, अब आप ये मान लेते हैं एक चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं और खड़े होके क्या कर रहे हैं, खड़े होके आप कर रहे हैं इसको धकेलने का काम, इसको धकेल रहे हैं, बहुत प्रयास लगा रहे हैं, बहुत प्रयास लगा रहे हैं, इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिल ही नहीं रही है। अरे भैया जब हिल ही नहीं रही है, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं और बल की दिशा में विस्थापन होता है। हमने बल लगाया और बल की वजह से उस वस्तु में क्या हो गया, विस्थापन हो गया, तो अभी तो कार्य होगा। अब आप उसको एक विशाल पत्थर को, विशाल चट्टान को धकेल रहे हैं, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा, कार्य तो शून्य होगा ना, कार्य तो शून्य होगा क्योंकि चट्टान का विस्थापन नहीं होगा, और इसी वजह से क्या होगा, कार्य नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकल्प स्थितिज ऊर्जा को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जो स्थिति या विन्यास के कारण होती है, मतलब जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के परिणाम स्वरूप मौजूद ऊर्जा ही क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति के मात्रक के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये हमसे पूछा है। अच्छा, जो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है कार्य बटे समय के, कार्य बटे समय के, ये सभी जानते होंगे। शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। तो मतलब शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जूल प्रति सेकंड। अगर मैं 1 वाट ले लूं, 1 वाट ले लूं, तो 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति सेकंड के होगा कि नहीं होगा, 1 जूल 1 प्रति सेकंड, ये होगा कि नहीं होगा। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड के, तो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शक्ति करने की मतलब कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है, और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर किसके होता है, 1 वाट के होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये हमसे बोला है, कार्य बताना है इसमें। दोस्तों जब भी आपको वेग दिया गया हो और कार्य की गणना करने की बात करें ना, तो जो कार्य होगा ना वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, मतलब कार्य W जो होगा वो क्या होगा, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर होगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वेग जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। उसी प्रकार 36 को कर लेंगे, 36 इंटू 5/18, तो 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 1/2, m का मान कितना है दोस्तों, m का मान है 2, v2 का स्क्वायर, v2 कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो जाएगा।
माइनस V1 का स्क्वायर, V1 कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 में से 25 गए 75। तो जो कार्य होगा वो कितना जूल निकल के आएगा हमारा 75 जूल निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि डैश तो किया गया कार्य 2 जूल माना जाता है। दोस्तों यदि डैश तो किया गया कार्य 2 जूल, मतलब कार्य जो होगा वो हमारा 2 जूल होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, है ना। हमको लाना है 2 जूल, हमको क्या लाना है 2 जूल, हमको क्या लाना है 2 जूल लाना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं 1 न्यूटन का बल रखता हूं इंटू विस्थापन 2 सेंटीमीटर करता हूं, तो क्या कार्य हमारा 2 जूल आएगा क्या, 2 जूल आएगा क्या। सेंटीमीटर है दोस्तों, सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो मैं किससे भाग दूंगा, 100 से भाग दूंगा। तो ये आएगा कितना 100 से भाग देना पड़ेगा। तो जब 100 से भाग दूंगा तो ये कितना आएगा 0.02 इंटू 1 करेंगे तो 0.02 आएगा। तो पहला तो नहीं हो सकता। 2 न्यूटन का बल रखूं मैं अगर, ठीक है, अगर मैं क्या रखूं 2 न्यूटन का बल रखूं, पहला वाला तो क्या हो गया हमारा, पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब मैं 2 न्यूटन का बल रखूं तो 2 न्यूटन कार्य बराबर क्या होगा 2 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 करूंगा मैं इसको। तो देखिए 2 से काट दूंगा 50 बार में, 50 का भाग दूंगा तो इससे भी 2 जूल नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। 8 न्यूटन का बल किसी वस्तु को लगाए बल की दिशा में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 न्यूटन का बल है, 25 सेंटीमीटर मतलब 25/100 मीटर में चेंज करने के लिए 25 × 100 4 दूनी 8, बिल्कुल। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना निकल के आ रहा है हमारा 2 जूल निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। कार्य को पूर्ण तभी माना जाएगा जब, दोस्तों कार्य को पूर्ण तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में क्या करे, गति करे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। यदि विस्थापन के दौरान बल अचर है तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य क्या होगा, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है 6, विस्थापन कितना है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 जूल। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। m का मान कितना है 10 और v का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 से काट दीजिए 2 पंचे 10, 25 5 125, 125 जूल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु का बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है। यदि विस्थापन के दौरान बल अचर है, सेम क्वेश्चन है 12 जूल इसका आंसर होगा। इसके पहले रिपीट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 750 जूल का कार्य करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय के होता है, कार्य बटे समय के होता है। तो कार्य कितना है दोस्तों 750 है और समय कितना लग रहा है हमको 10 सेकंड लग रहा है। तो किया गया कार्य शक्ति कितनी होगी 75 वाट होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किलोवाट कितने अश्व शक्ति के बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट बोले या किलोवाट बोले तो ये कितने एचपी के बराबर होता है। दोस्तों किलोवाट जो होता है ना, ये होता है 1.34 एचपी के बराबर। कितने बराबर 1.34 एचपी के। दोस्तों किलोवाट अश्व शक्ति दोनों ही शक्ति मापने की इकाइयां है और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, या फिर हम बोल सकते हैं 0.746 किलोवाट। ठीक है, और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1/0.746, तो ये हो जाएगा 1.34 एचपी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक बक्से को भूमि पर 6 मीटर दूरी तक ढकेलने के लिए 85 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा, ये हमसे पूछा है। कार्य क्या होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है 85, विस्थापन कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का है 3, 6 8 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो 510 जूल जो होगा वो कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरातल से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर 7.2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh के। m का मान कितना है दोस्तों, m का मान है 7.2,
कितना है m का मान 7.2 इंटू जी का मान कितना है 10 है और h कितना है दोस्तों 4.5 है। तो 45/10 कर लेता हूँ मैं इसको भी 72/10 कर लेता हूँ। 10 से 10 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 छक 12, तो 36 इंटू 9 करो, 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के कारण एक पिस्तौल से चली गोली अपने लक्ष्य को भेदती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा के कारण एक पिस्तौल से चली गोली जो है ये अपने लक्ष्य को भेदती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की क्षमता डैश कहलाता है। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। और कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो इन दोनों ही में ही आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्षमता बोले तो ऊर्जा कहलाता है, दर बोले तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, और ऊर्जा कैसी है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा और विभव ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? दोस्तों गतिज ऊर्जा और विभव ऊर्जा मतलब एक मान से बोला जाए कि विभव ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा की ही बात कर रहा है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², यही होती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है, यही होती है। तो m से m कट जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? v² अपॉन में 2gh, v² अपॉन में 2gh। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। m द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 2m द्रव्यमान वाली वस्तु b की गतिज ऊर्जा की दोगुनी है। मान लीजिए va और vb क्रमशः वस्तु a और b के वेग को दर्शाते हैं, तो va अपॉन vb क्या होगा? ये हमसे पूछा है। दोस्तों हमसे बोला है कि a की जो गतिज ऊर्जा है ना वो b की गतिज ऊर्जा की दोगुनी है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ a है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ b की क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ b की क्या है? 2 गुनी है। ये हमको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या होगी? 1/2। द्रव्यमान कितना है ए का? m है, और va² हो जाएगा, ये va²। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगी? 1/2। m का मान कितना है? 2m है, और b² और इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये m से ये m कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? va² बराबर 2 इंटू vb² इंटू 2, यही बचा। तो मतलब ये हो गया 2 दूनी 4, तो va² बराबर क्या हो गया? va² बराबर हो गया 4 vb² के, 4 vb² के। तो इसको बोल सकता हूं मैं va अपॉन vb निकालना है हमको, va अपॉन vb का होल स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 4/1 के आ गया। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो va अपॉन vb क्या हो जाएगा? va अपॉन vb बराबर हो जाएगा 4 किसका होता है? 2 का, 2/1। तो va अपॉन vb किसके बराबर होगा? 2/1 या फिर 2 के, 2/1 या फिर 2, 2/1 2। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया कैसे की क्वेश्चन को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये हमसे पूछा है। एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद है दोस्तों, जिसे 20 मीटर की ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जा रहा है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv², 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे हमको वजन तो दिया गया है, m तो दिया गया है 0.5, वजन तो दिया गया 1.5। तो जब आपको इस प्रकार से दिया जाए कि द्रव्यमान भी दिया हो, ऊंचाई भी दिया गया हो और जी का मान दिया गया हो, तो जो गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा जो होगी ना वो कार्य के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? कार्य के बराबर होगी। तो कुछ नहीं करना है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या कर देना है आपको? mgh कर देना है, mgh।
m का मान कितना है 0.5 इंटू जी का मान कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटेगा तो ये 10 कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो 100 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपको गतिज ऊर्जा पूछे और एम जी एच का मान तीनों का दे दे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई गतिमान पिंड अपना वेग दोगुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। दोस्तों यदि कोई पिंड अपना वेग दोगुना कर दे, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है ना दोस्तों, वो वेग के स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जब वेग दो गुना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो गणितीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर डैश जूल, या फिर 1 किलोवाट घंटे को जूल में परिवर्तित कीजिए। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो mgh का फॉर्मूला लगा लीजिए। 100 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे, mgh, g का मान कितना है 10 है, h कितना है दोस्तों 70 है। बस यही करना है आपको, 1 2 और एक 3 से 3, तो कितना बचा 70 जूल, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था, ये हमसे पूछा है। m किलोग्राम द्रव्यमान का एक ड्रम है दोस्तों जो एक रैंप पर लुढ़काया जा रहा है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा थी 10 किलो जूल। कितनी थी 10 किलो जूल, मतलब 10,000 जूल। किलो जूल है तो जूल में परिवर्तित कर दिया हमने। वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मान लेते हैं 1/2 mv² लेते हैं, तो यहां से m का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि पहले जो ऊर्जा मतलब रैंप के निचले सिरे पर जो गतिज ऊर्जा थी वो 10,000 जूल थी, 10 किलो जूल मतलब 10,000 जूल। तो 1/2 m का मान हमको निकालना है। v कितना दिया गया है, v था 20 मीटर, 20 का स्क्वायर 400, बराबर क्या होगा 10,000 जूल के होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो काट लेते हैं 2 से 200 बार में, तो ये 200 m बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काट देते हैं 50, तो m का मान कितना निकल के आ गया हमारा 50 किलोग्राम निकल के आ गया। अब ये बोला है कि जब यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से फेंका गया था। अब द्रव्यमान हमने निकाल लिया है, हमको पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 625 थी, द्रव्यमान कितना था 50 था, 1/2 द्रव्यमान का मान कितना था 50 था, और वेग पूछा है तो v² हो जाएगा। बस 2 से काट दीजिए 25 बार में, 25 से कितने बार जाएगा 25 25 625, तो v² बराबर किसके आ गया 25 के आ गया, तो v का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। पहले जो उसकी वेग था वो कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड था, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमको जब रैम को लुढ़काया गया, हमको ऊर्जा गतिज ऊर्जा दी गई थी, वेग दिया गया था, तो यहाँ से हमने द्रव्यमान निकाल लिया। अब उसने पूछा है गतिज ऊर्जा पहले 625 जूल थी तो किस वेग से फेंका गया, तो हमको द्रव्यमान का मान पता चल गया, गतिज ऊर्जा हमको दी गई थी तो हमने वहां से वेग निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अश्व शक्ति एक एचपी बराबर डैश वाट के होता है तो 746 वाट के होता है, सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पंप की कार्य क्षमता 50% है, यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। अब पंप की इनपुट शक्ति किलोवाट में हमको बताना है क्या होगी। दोस्तों एक पंप की कार्य क्षमता हमको दे दिया गया है कितने परसेंट, 50%। ये 20 मिनट में 2 टन पानी, दोस्तों 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, तो 2 टन में कितने होते हैं 2000 किलोग्राम पानी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 टन में होता है 1000 किलोग्राम, तो 2 टन में क्या होगा 2000 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो टन को हमको सबसे पहले किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो हम बता दिए कि 1 टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, तो 2 टन में क्या होंगे 2000 किलोग्राम होंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बोल रहा है 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है, पंप की इनपुट शक्ति क्या होगी। दोस्तों इनपुट शक्ति निकालने के लिए हमको दक्षता का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है दक्षता बराबर, ये होता है आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट, लेकिन हमको यहाँ पे आउटपुट तो पता नहीं है कि क्या है, तो हम यहाँ से आउटपुट शक्ति निकाल लेते हैं। तो आउटपुट शक्ति P बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, या फिर हम बोल सकते हैं mgh/T के।
mgh/t। m का मान कितना है दोस्तों 2000 किलोग्राम, अभी हमने बताया। g का मान कितना है 10, h का मान कितना है 60 है, डिवाइडेड बाय समय कितना है, समय 20 मिनट है, तो 20 इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। तो ये 60 से ये 60 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देते हैं तो 2 से कितने बार जाएगा ये 1000। तो जो आउटपुट शक्ति है वो कितनी आ गई 1000 वाट आ गई हमारी। हमसे पूछा है इनपुट, हमको दिया गया है दक्षता कितनी 50%, तो ये हो जाएगा 50/100। आउटपुट कितना है 1000 है, इनपुट हमको निकालना है तो इनपुट ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 शून्य 9 शून्य 5 शून्य 200 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 वाट जो आएगा वो आ जाएगी हमारी क्या इनपुट। इनपुट कितना निकल के आया हमारा 2000 वाट। हमको तो किलोवाट में चाहिए, तो 2000 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 वाट है, 2000 वाट है तो किलोवाट में बदलना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 वाट, यही होगा। और यही इसको क्या बोलते हैं हम किलो बोलते हैं, तो 2 किलोवाट इसका क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा कितनी दी है 64 किलो जूल, मतलब 64,000 जूल। 64,000 जूल हमको गतिज ऊर्जा दी गई है, बराबर 1/2 m का मान कितना है 500 और v² हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं, एक जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 से 5 एकम 5 बच गया कितना 1, 5 दूनी 10 बच गया कितना 4, 5 आठे 40। तो 128 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 256। 256 बराबर क्या हो जाएगा v² के, तो 256 किसका होता है 16 का, तो v बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि F न्यूटन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है तो F का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब एक चीज देखिए दोस्तों, हमको पूछा है बल का मान, हमको कार्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो ये जो 25 किलोग्राम आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के दिया है 25 किलोग्राम, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि तो हमको क्या निकालना है बल का मान निकालना है। तो कार्य बराबर कार्य हमको दिया गया 480, बल हमको निकालना है और विस्थापन कितना है 15 मीटर है, बस सॉल्व कर लीजिए। 15 से काटिए, 15 3 45 बच गया 3, 15 दूनी 30, तो बल कितना निकल के आया हमारा 32 न्यूटन निकल के आया। क्या हमको इस 25 किलोग्राम की कहीं जरूरत पड़ी क्या, नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गति को 4 मीटर से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है। तो अभी हमने बताया था जो कार्य होगा, जब भी आपको वेग या गतिज ऊर्जा वेग दे दे तो आपको बताया था हमने कार्य बराबर जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब जो W होता है वो होता है 1/2 m v² माइनस v1² के बराबर। ठीक है, मान रख लेते हैं, तो 1/2 m का मान कितना है 0.5, तो इसको 5/10 लिख लूंगा कोई दिक्कत, इंटू v2 का स्क्वायर, v2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इसमें से माइनस कर लीजिए, 14 में से 6 गए 8, 5 में से गए 4, 48, तो इसमें 48 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12, तो 12 जूल जो होगा वो क्या होगा कार्य करना होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16.5 किलोग्राम का भार 3.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, किया गया कार्य किलोग्राम मीटर में ज्ञात कीजिए। अभी क्वेश्चन में किलोग्राम मीटर बोला है दोस्तों, है ना, तो जब किलोग्राम मीटर बोले ना तो कुछ नहीं करना है, किलोग्राम मिनट मीटर में, सॉरी हाँ किलोग्राम मीटर में। अब एक बात बताइए, भार हमको दिया गया है 16.5 किलोग्राम का, है ना, तो किया गया द्रव्यमान जो हमको दिया गया है 16.5 किलोग्राम, ऊंचाई हमको 3.4 दिया गया है, तो कार्य जो होता है वो mgh होता है, mgh होता है। लेकिन हमसे बोला है कार्य हमको kgm में बताना है,
तो केजीएम में जब बताना है आपको तो क्या करना होगा, हमको इस 10 से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। इस जी का हमको कोई वैल्यू नहीं है, हमको सिर्फ m इंटू एच करना होगा। क्या करना होगा, m इंटू एच। m का मान कितना है 16.5, h कितना है 3.4, बस मल्टीप्लाई करिए। 16.5 का 3.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 561। कितना आएगा 561 दशमलव कुछ में। मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, चलिए 165 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन किसमें, 165 का मल्टीप्लाई 34 से करके देख लेते हैं। 4 पंजे 20 की शून्य हासिल का है 2, 4 छक 24 और 2 26 की 6 हासिल का है 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 3 बचे 15 की 5 हासिल का है 1, 3 छक 18 और 1 19 की 9 हासिल का है 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना है 0, 6 5 11 की शून्य, 6 5 11 की हासिल का है 1, 6 और 1 7, 9 और 7 16 की 6 हासिल का है 1, 561.5610, कितना है 5610 निकल के आया। कितने अंक का दशमलव, 1 2 के बाद 1 2, 56.1 जो होगा वही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि एक पंप 1 मिनट में 200 लीटर पानी 300 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा सकता है तो वह 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है, ये हमसे पूछा है 1 घंटे में ना, तो कार्य बराबर होता है MHT, बस कुछ मत करिए, MHT कितना है 200 लीटर, मतलब 1 लीटर में होता है 1 किलोग्राम, तो 200 लीटर में 200 किलोग्राम, 200 इंटू H का मान कितना है 300, और कितने घंटे के लिए पूछा है हमको, एक घंटे के मतलब 7, तो 2 तिया 6, 6 6 36, तो 36 कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 36, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिंड के ऊपर 300 न्यूटन का बल क्रियान्वित है और वह बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी तक गया है, तो किया गया कार्य क्या होगा। कार्य क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, तो 300 इंटू 10 कर लीजिए, 3000 जूल जो होगा वो ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए वाट दिया है, कभी क्या वाट में हमारा कार्य का मान निकल के आ सकता है क्या, नहीं, तो यही जो होगा ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप सीखे जरूर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, mgh। m का मान कितना है 10, g का मान कितना है 98/10 कर लेता हूं मैं इसको, इंटू ऊंचाई कितनी है 2 है, 10 से 10 कट जाएगा, 98 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 196 जूल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर लगने वाला बल गति के दौरान उसके वेग को बदल देता है, निम्न में से किस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा, ये पूछा है हमसे। किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, और वेग की बात कर रहा है तो जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना, आपको पता है। तो कुछ मत करिए, 1/2m को तो छोड़ दीजिए, हमको तो v2 माइनस v1 निकालना है, जिसमें v वेग का मान ज्यादा आएगा उसमें कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अब देखिए 0 से v करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, v का स्क्वायर v, तो माइनस v आएगा, माइनस v स्क्वायर आएगा। दूसरी बात करें वेग v है, v से 2v हो गया तो v का स्क्वायर 2v का स्क्वायर माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, 2v का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, तो कितना बचेगा ये 3v स्क्वायर बचेगा, तो इसमें आ रहा है 3v स्क्वायर। इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 बचेगा। इसमें देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7, तो सबसे अधिक वेग का मान किसमें है 7 में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबका निकाल के देखना है आपको, जिसमें अधिकतम मान आएगा वेग का उसी में क्या रेखा होगा हमारा अधिकतम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 किलोग्राम वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करे। हमसे क्या बोला है, समक्षमता मतलब शक्ति पूछा है हमसे। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय या फिर mgh/t के होता है, सभी को पता होगा। अब दोस्तों एक 50 किलोग्राम वजन वाला कोई लड़का है जो 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, मतलब 40 सीढ़ी पर चढ़ता है, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, कितनी है 16 सेंटीमीटर है, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 इंटू 40 कर दीजिए, 64 640 सेंटीमीटर होगा भरी। हमको तो मीटर में चाहिए होगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमको इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे, तो कितनी आ जाएगी 6.4
मीटर। मतलब जो ऊंचाई है कितनी है, 6.4 मीटर। ठीक है, क्लियर। 6.4 मीटर हमारी ऊंचाई आ गई। ठीक है, मान रख देते हैं एम का मान कितना है दोस्तों, एम का मान है 50, जी का मान कितना दिया गया है 10, और ऊंचाई कितनी है 6.4। तो मैं इसको 64/10 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं। और समय कितना दिया गया है, समय 10 सेकेंड, तो 64/10 और इंटू 10 कर लेते हैं। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 का 64 में मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20 की शून्य हासिल का है 2, 5 छक 30 और 2 32, तो 320 वाट जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को डैश की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को जो है KWH में क्या किया जाता है, इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम वजन वाली किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद का संवेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अच्छा, संवेग क्या होता है दोस्तों, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग के, ये सभी को पता है। द्रव्यमान सॉरी, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। द्रव्यमान कितना है दोस्तों, द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर क्यों फेंका जाता है, इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर, मान लेते हैं कि वस्तु है दोस्तों, यहां से हमने फेंका यहाँ पे, ये किसी वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है, यहाँ पे जो उच्चतम बिंदु ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, यहाँ पर गेंद का संवेग। अब एक बात बताइए, v वेग से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जब वेग होगा वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर वेग तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वेग 0 हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर, तो वेग जब 0 हो गया तो संवेग क्या होगा, संवेग भी तो 0 ही होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई h पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। h का मान ज्ञात करें, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 600 है, m का मान कितना है 20 है, g का मान कितना है 10 है, और ऊंचाई हमको h निकालना है। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, तो 3 जो होगा 3 मीटर ऊंचाई होगी, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 10 किलो का एक बक्सा जमीन से h ऊंचाई पर रखा गया है। बॉक्स की स्थितिज ऊर्जा 980 जूल है, तो h का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से बना लेना है, वही फॉर्मूला लगा लीजिए, mgh। स्थितिज ऊर्जा है 980, m का मान कितना है 10, g का मान कितना है 98/10 कर लेता हूँ मैं इसको, और h हमको निकालना है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 98 से काट देंगे 10 बार में, तो कितना आएगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम का एक बक्सा ऊंचाई से गिरा उठाया जाता है, इसकी स्थिति ऊर्जा 49 जूल बढ़ जाती है। तो ऊंचाई है, जी का मान हमको दिया गया है, mgh को लगा लीजिए, कितनी ऊंचाई है 49 जूल बढ़ जाती है, m का मान कितना है 5, g का मान कितना है 9.8, तो 98/10 कर लेता हूँ, इंटू h कर लेता हूँ, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 2 से काट देता हूँ, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 से 49 कर गया, ऊंचाई कितनी निकल के आ गई हमारी, 1 मीटर निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m का मान कितना है 1, v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 से काट दीजिए 50, तो 50 जूल होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, या फिर कार्य करने की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने बताया था कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति या पावर बोलते हैं, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से किसी भी क्षण स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। तो ऊंचाई h/3 पर, ऊंचाई h/3 पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी हमारी mgh/3, यही होगी ऊंचाई h/3 पर। उसी प्रकार बात करें ऊंचाई h/3 पर गतिज ऊर्जा, तो ऊंचाई h/3 पर जो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों, वो क्या होगी, कुल ऊर्जा माइनस
कुल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, मतलब h/3 पर स्थितिज ऊर्जा की होगी, यही होगी। कुल ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? mgh होती है। क्या होती है? mgh होती है। माइनस स्थितिज ऊर्जा h/3 पर कितनी है? mgh/3 है। mgh/3 है। ठीक है, तो जब mgh में से mgh/3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? 2/3 mgh। क्या बचेगा? 2/3 mgh। 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 2/3 mgh। अब ये हमारी गतिज ऊर्जा निकल के आ गई, और हमसे क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है? ये है mgh/3, mgh/3 डिवाइडेड बाई गतिज ऊर्जा कितनी है? 2/3 mgh। तो mg से mg कट जाएगा, h/3 है तो ये h ऊपर ही रहेगा, नीचे 3 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, और ये जो 3 है ऊपर चले जाएगा 3h। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, h से h कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/2। तो जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1:2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण डैश होगा। दोस्तों, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। दोस्तों, हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको डिग्री भी रखना है, मतलब जो कोण है उसका भी मान याद रखना है। देखिए क्वेश्चन कोण से बना कि नहीं बना? 0 डिग्री है तो अधिकतम होता है और धनात्मक होता है। 90 डिग्री है तो कार्य शून्य होता है, और 180 डिग्री है तो कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है? ये हमसे पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों, शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय, और कार्य को मैं क्या लिख सकता हूँ? mgh/t भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। m का मान कितना है? m का मान कितना है दोस्तों? m का मान हमको दिया गया है 440 न्यूटन वजन वाली, मतलब भार दिया गया है दोस्तों 440 न्यूटन। 440 न्यूटन यदि भार दिया गया तो यही 440 न्यूटन, मतलब mg का मान हमको कितना दिया गया है? 440 दिया गया है। कितना दिया गया है? 440। ऊंचाई कितनी है? 7 है, और समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड लग रहा है। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट दीजिए 11 बार में, 11 इंटू 7 करेंगे तो 77। अच्छा, 2 दूनी 4, 22 इंटू 7 करेंगे दोस्तों। 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 वाट जो होगी वो शक्ति का मान आएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 22 से कटेगा ना दोस्तों, 2 11 22 थोड़ी ना होगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहन 5 सेकंड में 150 जूल कार्य करता है, उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या होगी? तो शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य कितना है? 150 है, समय कितना है? 5 है। 5 से काट दीजिए 30 बार में, तो शक्ति कितनी निकल के आएगी? 30 वाट निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.4 किलोग्राम की गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो अभी हमने आपको बताया, जब भी आपको वेग का मान दिया गया और कार्य पूछे तो आप गतिज ऊर्जा, जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य W बराबर क्या होता है? 1/2 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। m का मान कितना है? 0.4। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। v1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास में? इंटू में 8 बचेगा। तो कितना है? ये 4 है तो 4/10 कर लेता हूँ मैं इसको, पॉइंट हटेगा तो। ठीक है, 2 से काट देता हूँ, 2 चौके 8, 4 चौ 16, 16/10 मतलब 1.6 जूल जो होगी वो क्या होगी? कार्य होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है।
और दक्षता को 100% मान ले, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 1 टन है तो हम जानते हैं 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। और हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, mgh/t, mgh/t। जो ये शक्ति निकल के आएगी वो हमारा आउटपुट निकल के आएगा। दोस्तों क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। m का मान कितना है, 1000 है, g का मान कितना है, 10 है, h का मान कितना है, 90 है, और t का मान कितना है दोस्तों, 30 मिनट, मतलब 30 × 60 कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है, 30 से काट देते हैं, 30 या 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 1000 को कितने बार में, 500 बार में। तो आउटपुट जो शक्ति है वो कितनी निकल के आई हमारी, 500 वाट निकल के आई। हम जानते हैं दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। दक्षता कितनी है, दक्षता को 100% मानना है, तो ये हो गई हमारी दक्षता 1, 100% मतलब 1 बराबर आउटपुट कितना निकाले हमने, 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट हमको निकालना है। तो शक्ति इनपुट कितना निकल के आएगा हमारा, ये भी 500 वाट ही निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात में क्या होगा, देखिए अब गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर के, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m तो दोनों में कट जाएगा अनुपात में, तो हमको कुल मिला के हमको वेग के स्क्वायर का क्या लेना है, वेग के स्क्वायर का अनुपात लेना है। अब वेग के स्क्वायर का अनुपात लेने के लिए हम जानते हैं v का स्क्वायर बटे v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक काम करते हैं इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो 54 इंटू क्या हो जाएगा, 5/18, तो 18 तिया 54, 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार 90 को ले लीजिए, 90 का 5/18 कर लीजिए, 18 पंचे 90, 55 25, तो 25। तो v1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 225 बटे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यही होगा 25 8 200, 25 9 225, 25 25 625, 9/25 जो होगा इसका अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा डैश गुना हो जाती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो द्रव्यमान के समानुपाती भी होती है और वेग के स्क्वायर के भी समानुपाती होती है ना। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिए, तो 2 गुना इसको भी कर दिए, 2 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 8 गुना होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की एक रस्सी पर 16 सेकंड्स में 6 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, मतलब mgh/t, mgh/t। m का मान कितना है दोस्तों, 40 है, g का मान कितना है दोस्तों, 10 है, h कितना दिया गया है हमको, h हमको 6 दिया गया है, और समय कितना है, 16 सेकेंड है। काट लेते हैं 4 से, 4 × 16, 4 दाम 40, ये कितना हो गया, 10 दाम 100। तो 10 दाम 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 × 6 करेंगे कितना आएगा, 150 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, यही तो होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है दोस्तों हमारे पास में, बल दिया गया है 750 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापित हो रहा है 16 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 पंचे 80 की शून्य, 1 0 पहले से हासिल का है 8, 16 साथी कितना होता है, 16 साथी कितना होता है, 16 पंचे 80, 16 छक 96 और 16 साथी 112 है ना, 16 साथी 112, 112 और 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हमको किलो में करना है तो यही तो 10 की पावर 3 कर लेते हैं, 12 × 10 की पावर 3, तो 12 किलो जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है, उसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि एक कार है जिसकी गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर कितनी हो जाती है, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा 200 किलो जूल की कमी होती है। मतलब 200 किलो जूल मतलब किलो का और जोड़ लेंगे 2 लाख जूल हो जाएगा, 2 लाख जूल, 200 किलो जूल मतलब 2 लाख जूल है ना। तो 2 लाख जूल, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर कितनी दी गई हमको, 2 लाख जूल।
है ना, बराबर 1/2 एम हमको निकालना है, और v कितना हो जाता है 25 से घटकर 15, 25 से घटकर 15 हो रही तो 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 225 घटा दीजिए, 625 माइनस 225 करेंगे तो कितना आएगा 0 0 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 4 से काट देते हैं, 4×5 = 20, 4×0 = 4×0 ये हो गया 500, 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000, तो ये आ गया हमारा 1000 किलोग्राम। हमको तो बोला है टन में, तो एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम ही तो होते हैं, तो ये एक टन के बराबर है, कितने टन के, एक टन के, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल है तो 20 मीटर प्रति सेकंड का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला है। दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो हमको ऊर्जा जो दी गई है 76.8 किलो जूल है, तो जूल में जो होगी तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी निकल के आएगी हमारी 76,800 जूल निकल के आएगी। अब द्रव्यमान एक 50 किलोग्राम का लड़का है और एक 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक स्कूटर है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा हमारा 150 ग्राम होगा, 150 किलोग्राम। बस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा लीजिए, कितनी गतिज ऊर्जा 76,800 बराबर 1/2 m का मान कितना है 150 इंटू v², यही होगा। इसको काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 से काटेंगे 15 5 75, 15 5 75 बच गया कितना एक, 15 एकम 15 बच गया कितना 3, 15 दूनी 30, तो 512 इंटू 2 तो कितना होगा 1024, 1024 बराबर क्या हो जाएगा v² के हो जाएगा, और 1024 किसका स्क्वायर होता है तो 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 बराबर क्या आ जाएगा v के, तो 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दक्षता को 75% माने और जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड और पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रखें। अब जो घनत्व दिया है दोस्तों इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास में ना, ये तो एक सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है। हम जानते हैं शक्ति P बराबर आउटपुट कैसे निकालते हैं, mgh/t से निकालते हैं, mgh/t। ठीक है, m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 750 लीटर, मतलब 1 लीटर में 1 किलोग्राम, 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर, तो 750 लीटर 750, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। 750 इंटू जी का मान कितना है 10, ऊंचाई कितनी निकालना है 150, डिवाइडेड बाय समय कितना है 25 मिनट, तो 25 इंटू 60 यही होगा। ठीक है, 25 से काट देते हैं, 25 छक 150, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 750 वाट। तो आउटपुट शक्ति कितनी निकल के आ गई हमारी 750। हमको क्या पूछा है, शक्ति मतलब इनपुट पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं दक्षता, दक्षता बराबर क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। दक्षता को कितना मानने बोला है 75 बटे, तो 75/100 बराबर आउटपुट कितना निकाले हमने 750 डिवाइड बाय इनपुट हमको निकालना है। ठीक है, काट लेते हैं, 25 दिया 75, 25 चौ 100, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचाएगा, 3 5 15, 300 तो 250 इंटू 4 करेंगे तो 1000, तो 1000 मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 मतलब 1 किलोवाट, 1000 को ही तुम क्या बोलते हैं किलो बोलते हैं कि नहीं, तो 1 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बल पूछा है, हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन F इंटू डी। कार्य कितना है 1200 है, बल हमको निकालना है और विस्थापन कितना है 20 है। काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 तो 60 न्यूटन का बल लगाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम की गेंद की गति को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया था कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 m का मान कितना है 1, v2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, v1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो v2 माइनस v1, तो 16 में से 4 का तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 2 में से 2 छक 12, तो 6 जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य कितना करना पड़ेगा 6 जूल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, 1/2 एम का मान कितना है 50,000 इंटू V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 625 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 600। ठीक है, अब काट लेते हैं, 2 से काट देते, 2 तिया 6, 2 शून्य 300, 5 तिया 15 और कितने जीरो आएंगे, ये आ गया 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। अब मेगा का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1.15 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो बच रहे हैं दोस्तों 50,000 में 4 जीरो ये है, 4 2 6 जीरो, 6 जीरो आएंगे ना दोस्तों यहाँ पे 6 जीरो। तो ये द मेगा क्या होता है 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 15 मेगा जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो कार्य क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है 1200, विस्थापन कितना हो रहा है 30, बस 12 36, तो यह होगा 36, कितने जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब किलो, 36 किलो जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 64 किलोमीटर मतलब 64, क्या हो जाएगा इसमें 64, V2 का मतलब वेग का स्क्वायर लेना है बस, 1/2 m तो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 64 क्या हो जाएगा 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 120, यही होगा, क्या होगा 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको जब काटेंगे तो दोस्तों काट लेते हैं, 8 का 8 64, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 8 64, एकम 8, 8 पंजे 40, तो 8 8 64 बटे 225, 64 बटे 225, तो 64 ये 225 बटे 64, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, इंटू वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस पंप की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है और जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। ठीक है, हम जानते हैं शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य मतलब mgh/t होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आ जाएगा। m का मान कितना है यहाँ पे 500, जी का मान कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 30 और बटे समय कितना है 10, तो 10 से 10 कर जाएगा, 500 इंटू 30 1500, 1500 500 इंटू 30, अच्छा 10 मिनट है ना, 10 मिनट इंटू 60 भी करेंगे ना, तो 1500 बटे 60 भी आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 तिया 45, 5 तिया 15 और कितने जीरो 2 1 3 जीरो, 3 जीरो, तो 6 दूनी 12, बचा कितना है यहाँ पे 3 6 5 30, 6 शून्य शून्य, तो 250 जो है 250 वाट हमारा क्या निकल के आ गया, आउटपुट निकल के आ गया। दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट कितना है 250, इनपुट कितना है हमको, इनपुट ये 400 और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 25 इंटू 10, 25 इंटू 10, अच्छा आउटपुट 250 400 इंटू 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 2 जीरो मतलब 25 बटे 4, 25 इंटू 10 बटे 4, तो 250 बटे 4 कितना हो जाएगा 4 छक 24, तो 6 वाला मतलब 62.50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सदिश राशि का नाम बताइए। तो दोस्तों संवेग जो होती है ना एक सदिश राशि है, शक्ति हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, ये सभी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत। तो दोस्तों ये थे
कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।